अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है सेक्शन 22 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। जिस तरह आपको पता है कि हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जिसमें हमने लास्ट टाइम सेक्शन 21 को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ा था कि जिनमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम नहीं ले सकते। सेक्शन 12 में हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ा था कि जिनकी स्पेसिफिक इन्फोर्समेंट या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है। सेक्शन 21 में हमने उन कॉन्ट्रैक्ट्स को पढ़ा था जिनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। उसमें हमने देखा था कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर उसके ब्रीच में किसी कॉन्ट्रैक्ट का जब ब्रीच होता है, उसमें रेमेडी इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन, अगर एक एडिक्वेट रेमेडी है, एडिक्वेट रिलीफ है, तो उसमें कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ग्रांट करती। या पर्सनल क्वालिफिकेशंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपने नेचर में रिवोकेबल हो, इस या किसी कॉन्ट्रैक्ट में माइन्यूट कोई डिटेल्स दी गई हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम क्लेम नहीं कर सकते, या फिर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमें ग्रांट नहीं करती। आज सेक्शन 22 हमने पढ़ना है डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट के हवाले से। जिस तरह हम पहले लेक्चर से ही देखते आ रहे हैं कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जितने भी रिलीफ बताए गए हैं, सारे डिस्क्रिशनरी पावर है कोर्ट की, यानी कोर्ट बाउंड नहीं है और हम इनको एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम नहीं कर सकते। कोर्ट अगर समझती है, कोर्ट चाहती है, तो हमें यह रिलीफ देगी। अगर कोर्ट इन रिलीफ को एक प्रॉपर रिलीफ नहीं समझती या प्रॉपर रेमेडी नहीं समझती, तो कोर्ट कोई बाउंड नहीं है कि हमें लाजमी तौर पे रिलीफ फ्राहम करे। लेकिन इस डिस्क्रिशन को रेगुलेट करने के लिए, कोर्ट की डिस्क्रिशन को किसी इलीगलिटी से बचाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स इस सेक्शन में बताए गए हैं, ताकि कोर्ट की जो डिस्क्रिशनरी पावर है उनको इन प्रिंसिपल्स के तहत मॉडिफाई करके अप्लाई किया जा सके और किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। उस डिस्क्रिशनरी पावर के यूज़ के लिए जो प्रिंसिपल्स बताए गए सेक्शन 22 में, उनको आज हमने डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं बियर एक्ट से। सेक्शन 22 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। Discretion as to decreeing specific performance. The jurisdiction to decree specific performance is discretionary. वही बात कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, and the court is not bound to grant such relief merely because it is lawful to do so. यानी ये रिलीफ लॉफुल है, लेकिन सिर्फ यही वजह काफ़ी नहीं है कि कोर्ट हर उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या कोई भी स्पेसिफिक रिलीफ हमें ग्रांट करे। कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। इन स्पेसिफिक रिलीफ का लॉफुल होना इस बात को जाहिर या साबित नहीं करता कि लाजमी कोर्ट इन रिलीफ को फराहम करे। कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, बट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट इज नॉट आर्बिट्रेरी। कोर्ट की जो डिस्क्रिशन है वो आर्बिट्रेरी नहीं होनी चाहिए, बट साउंड एंड रीजनेबल। जो कोर्ट डिस्क्रिशनरी अपनी पावर यूज करे वो रीजनेबल होनी चाहिए, साउंड होनी चाहिए उसमें, यानी एक नॉर्मल पर्सन को वो रीजनेबल लगे, या स्पीकिंग होनी चाहिए जिसमें लॉजिक्स एंड रीजंस कोर्ट ने बताई हों कि हमने इस केस में इस वजह से स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट किया है, या इस केस में इस वजह से हमने स्पेसिफिक रिलीफ डिनाई किया। गाइडेड बाय जुडिशियल प्रिंसिपल्स, यानी जुडिशियल प्रिंसिपल जो हमारी हायर कोर्ट्स ने हायर कोर्ट्स ने जो कुछ प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए हैं डिस्क्रिशन को यूज करने के हवाले से, उनको भी कोर्ट को मद्देनजर रखना चाहिए। एंड केपेबल ऑफ करेक्शन बाय कोर्ट ऑफ अपील, और कोर्ट ऑफ अपील अगर उसकी करेक्शन करे तो वो उस चीज के केपेबल है। द फॉलोइंग आर केसेस इन विच द कोर्ट में प्रॉपरली एक्सरसाइज अ डिस्क्रिशन नॉट टू डिक्री स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब वो कुछ एक दो एग्जांपल्स या एक दो थ्रेशहोल्ड के तौर पे हमारे लिए एक कुछ चीज़ें बता रहा है कि इन केसेस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करेगी, इन केसेस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगी। तो पहले वो कहता है कि जिन केसेस में कोर्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करनी चाहिए या डिस्क्रिशन इस हक में यूज नहीं करनी चाहिए कि कोर्ट इन केसेस में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे। अच्छा, पैराग्राफ 1 इसका, वेयर द सर्कमस्टांसेस अंडर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड are such as to give the plaintiff an unfair advantage। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसकी ब्रीच हुई है, जिसके ब्रीच के नतीजे में कोर्ट के पास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट आया है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसे
अगर सर्कमस्टांसिस में हुआ हो कि प्लेंटिव को उसमें कोई अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है, तो उस केस में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगी। और द डिफेंडेंट दो देयर में बी नो फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन द प्लेंटिव पार्ट, चाहे वहाँ पे फ्रॉड भी ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन भी ना हो, लेकिन कोई अनफेयर एडवांटेज प्लेंटिव को कोई दिया गया हो किसी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे सर्कमस्टांस में हो जहाँ पे प्लेंटिव को कोई अनफेयर एडवांटेज, यानी कोई इक्विटेबल एडवांटेज नहीं बल्कि एक साइड या प्लेंटिव की साइड पे वो थोड़ा प्लेंटिव को एक किस्म के ज्यादा एडवांटेज दिया गया हो, रीजनेबल ना हो वो एडवांटेज, इक्विटेबल ना हो, या सर्टेन साउंड माइंड उसको देखे तो वो उसे ना लगे कि ये कोई एडवांटेज एक दोनों की इक्वालिटी को या बैलेंस ऑफ कंसिडरेशन के कंसेप्ट है, बैलेंस ऑफ कंसिडरेशन के तहत किया गया है ना, बल्कि उसमें अनफेयर एडवांटेज किसी प्लेंटिव को दिया गया हो, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगी। इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं ताकि आपको वाजे हो जाए। सी पे आ जाए। सी एक जनरल इलस्ट्रेशन है। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल एंड बी कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय सर्टेन लैंड, यानी कोई लैंड है, ए कॉन्ट्रैक्ट करता है सेल का, बी उसको खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट करता है। टू प्रोटेक्ट द लैंड फ्रॉम फ्लड्स it is necessary for its owner to maintain an expensive embankment, उस जमीन को फ्लड से बचाने के लिए एक एक्सपेंसिव एम्बैंकमेंट का इस्तेमाल होना जरूरी है। B does not know of this circumstance, B जिसने ये जमीन खरीदी है वो इस चीज को नहीं जानता कि यहाँ पे फ्लड भी आता है और फ्लड से बचाने के लिए एक्सपेंसिव एम्बैंकमेंट का मुझे यूज करना पड़ेगा। And A conceals it from him specific performance of the contract should be refused to A, और A ने भी इस चीज को उसे नहीं बताया, यानी A ने भी B को नहीं बताया कि यहाँ पे फ्लड की जमीन है, यहाँ पे फ्लड आता है और फ्लड से बचाने के लिए हमें यहाँ पे एक्सटेंसिव एम्बैंकमेंट यूज करना पड़ता है। A ने भी ये बात उसे छुपाई। अब अगर बाद में B रिफ्यूज करता है इस जमीन को लेने से और ए कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता है कि बी को कोर्ट कंपेल करे कि बी लाजमी इस जमीन को मुझसे खरीदे क्योंकि उसने मुझसे एग्रीमेंट से लिया कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इस सूरत में कोर्ट ए को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ नहीं देगी क्योंकि इसमें अनफेयर एडवांटेज है इसके पास, क्योंकि इसे जाहिर करना चाहिए था, इसे उस वक्त कंसील नहीं करना चाहिए था कि यहाँ पे एक्सपेंसिव एम्बैंकमेंट यूज करनी पड़ती है फ्लड की सूरत में, फ्लड से बचाने के लिए। डी को पढ़ लें। एज प्रॉपर्टी इज पुट अप टू ऑक्शन, कोई शख्स है ए, उसकी कोई प्रॉपर्टी है वो ऑक्शन के लिए पुट अप की गई है। ऑक्शन कहते हैं बोली लगने को, यानी जहाँ पे डिफरेंट लोग आते हैं वहाँ पे बोली लगाते हैं, जो सबसे ज्यादा बिडिंग करता है उसको प्रॉपर्टी दे दी जाती है, इसे ऑक्शन कहते हैं। सेटअप टू ऑक्शन, बी रिक्वेस्ट सी एज अटॉर्नी, अब बी कोई शख्स है वो सी से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी जगह पे आप इस प्रॉपर्टी की बिडिंग करें, यानी सी बी के बिहाफ पे बिडिंग कर रहा है उस प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी किसकी है? ए की है, ये मिसाल के तौर पे कोई प्रॉपर्टी है, और सी क्या है इधर? सी अटॉर्नी है, यानी सी इसका एजेंट है ए का, जिसकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन हो रही है, सी उसका एजेंट है, सी उसका अटॉर्नी है, और बी सी से रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी जगह पे बिडिंग करें, यानी उस शख्स से बी रिक्वेस्ट कर रहा है जो जिसकी जमीन है उसका एजेंट है या अटॉर्नी है। उस सूरत में क्या, अब फॉर एग्जांपल डी ई एफ ये जो भी लोग इस प्रॉपर्टी की बिडिंग के लिए आएंगे उनको तो पता है कि सी ए का अटॉर्नी है, तो वो कहेंगे इनकी खुद की जमीन है, ए की जमीन है और उसी की जमीन की ऑक्शन हो रही है और उसका खुद का अटॉर्नी उस पर बिडिंग कर रहा है। उनको तो ये तो नहीं पता ना कि बी के बिहाफ पे बिडिंग कर रहा है, तो उनका खुद का अटॉर्नी उस पर बिडिंग कर रहा है, तो इसका मतलब इन्होंने ड्रामा बनाया हुआ है, ये बेसिकली एक प्रॉपर या फेयर ऑक्शन नहीं है, तो इस वजह से वो बिडिंग करते ही नहीं है और जो पार्टीज आती है। अब अगर ये पार्टीज बिडिंग नहीं करती तो जाहिर है बिडिंग का तो मामला ये जो सबसे ज्यादा बिडिंग करे, तो इस सूरत में बी या बी के बिहाफ पे जो सी बिडिंग कर रहा है वो बिडिंग बेशक कम करेगा क्योंकि और पार्टीज को उसके मुकाबले में कॉम्पिटेंट है ही नहीं, कंपटीशन तो मार्केट में यहाँ क्रिएट ही नहीं हुआ, तो कंपटीशन क्रिएट नहीं हुआ तो ये मिसाल है प्रॉपर्टी 50,000 की थी,
और ये बिडिंग करता है इसको 20,000 की। अब अगर कंपटीशन होता और पार्टीज भी होती है जो बिडिंग करके 20,000 की बजाय एक पार्टी 25,000 कहती, उससे अगली पार्टी 30,000 की बिडिंग करती, तो और पार्टीज तो उधर है ही नहीं। तो इस सूरत में जो अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है बी को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है ना, तो उसने जानबूझ के कंपटीशन को खत्म कर दिया और उस प्रॉपर्टी को एक अनफेयर एडवांटेज के तौर पे कम बिडिंग में खरीदना चाहा। और ये प्रॉपर्टी मिसाल के तौर पे 50,000 की प्रॉपर्टी बी ने 20,000 में यहाँ पे ले ली, बाद में ए रिफ्यूज कर देता है उस प्रॉपर्टी को देने से, बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता है, तो कोर्ट इस सूरत में बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगी क्योंकि ये अनफेयर एडवांटेज लेना चाह रहा है। इसने पूरी कॉन्स्पायरेसी बना के कंपटीशन को खत्म किया, ए के अटॉर्नी को अपने बिहाफ पे बिडिंग करने का कहा ताकि जो कॉम्पिटिटर्स आए, जो बिडर्स आए, वो ये समझे कि इनका तो एक पफर का वर्ड यूज हुआ है, पफरिंग कर रहे हैं ये तो हमारे साथ, वो कंपटीशन में हिस्सा ही ना लें और एक ही बंदा बचे बोली लगाने वाला, बिडिंग करने वाला, और जितनी की वो बिडिंग करेगा ए उसको वो चीज दे देगा। इसलिए ये अनफेयर एडवांटेज इसने लेना चाहा, तो उस सूरत में कोर्ट प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी। अच्छा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं इसका। Where the performance of the contract would involve some hardship on the defendant which he did not foresee, whereas its non-performance would involve no such hardship on defendant। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो, यानी पहले हमने क्या पढ़ा कि जहाँ पे अनफेयर एडवांटेज प्लेंटिफ को मिल रहा हो, चाहे वहाँ पे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हो या ना हो, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन होगी फिर तो ऑटोमेटिकली ही उसको कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वहाँ नहीं देगी। लेकिन अगर फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन ना भी हो लेकिन अनफेयर एडवांटेज मिल जाओ तो भी उस सूरत में कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगी। क्लॉज पैराग्राफ 2 में हम ये देखना है कि जहाँ पे कोई ऐसी हार्डशिप हो, यानी ए और बी के दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अब अगर कोर्ट ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता है और वो सूट में अगर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ए को ग्रांट करती है तो बी के लिए कोई हार्डशिप हो, वो हार्डशिप कैसी हो, सम हार्डशिप ऑन डिफेंडेंट व्हिच ही डिड नॉट फोरसी, जिसको वो फोरसी नहीं कर सकता, whereas नॉन परफॉर्मेंस वुड इन्वॉल्व नो सच हार्डशिप ऑन प्लेंटिफ। और अगर कोर्ट इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ ग्रांट नहीं करती तो इसके लिए कोई हार्डशिप ना हो। तो इसका मतलब बी को हार्डशिप से हमने बचाना है। अगर बी को हार्डशिप से बचाने के लिए ए के लिए भी कोई हार्डशिप है फिर तो चलो एक इश्यू है, लेकिन अगर बी को हार्डशिप से बचाने के लिए ए के लिए भी कोई हार्डशिप नहीं है तो फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से कोर्ट रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी क्योंकि ये इक्विटेबल रिलीफ है, इक्विटी पे बेस करते हैं। तो यहाँ में हमने किसी पार्टी को कोई ऐसी हार्डशिप में नहीं डालना जिसको वो फोर्स ही ना कर सके। इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ई तो ओमिट हो गई थी, जी एच को पढ़ लें ताकि मैं इलस्ट्रेशन जनरली आपको बताता हूँ कि इनको पढ़ने से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और ब्रॉड आपको व्यू बन जाएगा। बाकी इलस्ट्रेशन जो एडिशनल है उनको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैंने एक जो लैंडमार्क सी इलस्ट्रेशन हैं जिनमें ज़्यादा प्रिंसिपल डिस्कस किए गए हैं उनको या जो प्रैक्टिस के हवाले से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको सिर्फ पढ़ाता हूँ। एच को पढ़ें। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू सेल हिम सर्टेन लैंड एंड टू मेक अ रोड टू इट फ्रॉम अ सर्टेन रेलवे स्टेशन। ए कॉन्ट्रैक्ट्स विद बी टू सेल हिम सर्टेन लैंड, ये मिसाल के तौर पे लैंड है, ए इसको बेच रहा है, बी इसको खरीद रहा है, उनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया। फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन टू मेक अ रोड टू इट फ्रॉम रेलवे स्टेशन, यहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन है, इसके जमीन के लिए रोड बनाना है, इस शर्त पे बेच रहा है। इट इज फाउंड आफ्टरवर्ड डेट ए कैन नॉट मेक द रोड विदाउट एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू लिटिगेशन। अब यहाँ पे बाद में पता चलता है कि ए कैन नॉट मेक, यहाँ पे बी जमीन बेच रहा है, ए खरीद रहा है कि इस शर्त पे कि यहाँ से इसने रेलवे स्टेशन से इस जमीन तक एक रोड बनाना है। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उनके दरमियान, सेल परचेज का एग्रीमेंट हो गया, बाद में पता चलता है कि ए इस रोड को बना ही नहीं सकता जब तक वो किसी लिटिगेशन को फॉलो ना करे और कोर्ट से वो कोई डिक्री ना ले। यानी अब ए के लिए यहाँ पे हार्डशिप क्रिएट हो गई कि वो अगर रोड बनाएगा जो उनके दरमियान आपस में तय हुआ था कि ए ने यहाँ पे रोड बनाना है, फिर ही उस शर्त पे उसने जमीन वो ली थी, अब वो अगर रोड को
बनाता है तो वो एक हार्डशिप में जा रहा है, उसे लिटिगेशन फेस करनी पड़ेगी। तो उस सूरत में ए को हार्डशिप से बचाने के लिए ए अगर रिफ्यूज करता है कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट अब फुलफिल नहीं करता क्योंकि अगर मैं रोड बनाता हूँ तो मुझे लिटिगेशन में जाना पड़ेगा, ये मेरे लिए एक हार्डशिप है, बी इसके बदले में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करता है, तो कोर्ट बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगी, क्योंकि अगर कोर्ट बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करती है तो उस सूरत में ए एक हार्डशिप में चला जाएगा जो उसके लिए फोर्स इसको वो नहीं कर सकता, और अगर इसको ग्रांट नहीं करती तो ये किसी भी हार्डशिप में फॉल नहीं करता। तो इस वजह से दोनों पार्टीज को हार्डशिप से बचाने के लिए कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करती, यानी ये इक्विटेबल हो जाएगा। इसको तो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ना दी जाए तो इसके लिए कोई हार्डशिप है ही नहीं, और अगर इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दे दी जाए तो इसके लिए लास्ट में हार्डशिप क्रिएट हो रही है। तो उस सूरत में कोर्ट ऐसा तरीके इख्तियार करेगी कि दोनों हार्डशिप से बचे रहें, और वो यही है कि इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देगी। यहाँ पे इसके लिए हार्डशिप ये है कि इसे लिटिगेशन फेस करनी पड़ेगी अगर वो रोड बनाता है तो। नेक्स्ट एफ पे आ जाए, नहीं जे पे, एफ नहीं जे है यहाँ पे। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बाय सर्टेन लैंड्स फ्रॉम बी, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कुछ जमीन लेने का। द कॉन्ट्रैक्ट इज साइलेंट एज टू एक्सेस टू द लैंड, नो राइट ऑफ वे इट कैन बी शोन टू एग्जिस्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिफ्यूज टू बी। अब यहाँ पे ये मिसाल के तौर पे कोई काश्तकारी वाली जमीन है, बी ने ए से ले ली, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऐसी चीज नहीं लिखी गई कि इस जमीन के लिए रास्ता कहाँ से, इसको यूज करने के लिए, इसको एंजॉय करने के लिए ए के पास तो कोई रास्ता ही नहीं है जहाँ से वो इस जमीन को काश्त करने के लिए ट्रैक्टर वगैरह लेके आए। तो अब ए इस जमीन को काश्त कर ही नहीं सकता, इसको यूज कर ही नहीं सकता। तो अब यहाँ पे ए अगर रिफ्यूज करता है कि मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं है उस जमीन को, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने के लिए, तो उस सूरत में बी जाहिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट लेके कोर्ट के पास जाएगा कि पहले मुझसे इसने कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन बाद में कह रहा है कि मैं तो उसको नहीं लेता क्योंकि मैं उसको यूज नहीं करता। तो कोर्ट इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? कि अगर कोर्ट इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करती है तो ए एक ऐसी हार्डशिप में चला जाएगा तो वो जो जमीन ले रहा है उसको वो यूज ही नहीं कर सकता, तो जाहिर है उसके लिए हार्डशिप है। और अगर इसको कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करती तो इसके लिए वो हार्डशिप नहीं है। हो सकता है इसके लिए यहाँ पे अटैच जमीन हो और यहाँ से कोई रोड हो और ये यहाँ से अपने ट्रैक्टर वगैरह गुजार सकता हो, तो इसके लिए तो कोई हार्डशिप क्रिएट नहीं हो रही, लेकिन इसके लिए तो इस जमीन को यूज करने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो इस सूरत में कोर्ट डिफेंडेंट को इस ऐसी हार्डशिप से बचाने के लिए जिसको फोर्स नहीं करता, बी प्लेंटिफ को कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के रिलीफ ग्रांट नहीं करेगी। अच्छा, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। A contracts with B to buy from B's manufactory and not elsewhere all the goods of a certain class used by A in his trade. A का कोई बिजनेस है और उसने B से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं अपने बिजनेस में जो भी चीज़ें मैं आगे सेल करता हूँ उन सारी चीज़ों को आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीदा करूँगा। मिसाल के तौर पे बोर्ड मार्केट की कोई कंपनी है, बोर्ड मार्केट की कोई कंपनी है और ए बोर्ड मार्केट को आगे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है और बी इस फैक्ट्री का ऑनर है, तो ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं जितने भी बोर्ड मार्केट में जाके बेचूंगा वो आपकी फैक्ट्री से खरीदा करूंगा। अच्छा, अब आगे क्या होता है? द कोर्ट कैन नॉट कंपेल बी टू सप्लाई द गुड्स बट इफ ही डज नॉट सप्लाई देन ए मे बी रिव्यूड। अब अगर कोर्ट बी को कंपेल नहीं करती कि आप लाजमी ए को गुड्स सप्लाई करें, कोर्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसकी एक अपनी पर्सनल उसकी वो है। लेकिन अगर कोर्ट इसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स ना करे कि आप अपनी चीज़ें बी को सप्लाई आगे मार्केट में सप्लाई करें या ए को सप्लाई करें, ए को दें, तो फिर ए रिव्यूड हो जाएगा, यानी ए को लॉस हो जाएगा क्योंकि ए ने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि मैंने आपसे ही वो चीज़ें लेनी है और ये आगे ए को चीज़ देता नहीं है, तो ए कॉन्ट्रैक्ट को अगर तोड़ता है तो उसके लिए ऑब्लिगेशन ब्रीच ऑफ ऑब्लिगेशन होता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ता तो वो किसी और से भी चीज़ें खरीद के आगे मार्केट में नहीं सप्लाई कर सकता क्योंकि उसने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो इसका मतलब उसका बिजनेस बिल्कुल ठप हो रहा है, उसके लिए एक हार्डशिप क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा? बट इफ ही डज नॉट सप्लाई देन ए मे बी रिव्यूड, ए का बिजनेस खत्म तबाह हो गया।
unless he is allowed to buy them elsewhere, जब तक इसको अलाउ नहीं ना किया जाएगा ये किसी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी बोर्ड मारकर खरीद के आगे मार्केट में सप्लाई कर सकता है। अच्छा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रिफ्यूज टू बी। अब इस सूरत में अगर बी कोर्ट के पास जाता है, कोर्ट से कहता है कि ए ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपसे अपनी जो चीज़ मैं सप्लाई करता हूँ, जिस चीज़ का मैं बिजनेस करता हूँ, वो सारी चीज़ें आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लिया करूँगा। लेकिन अब अगर ए किसी और कंपनी से ले रहा है, क्योंकि ए क्यों ले रहा है, क्योंकि बी ने उसको देने से डिनाई कर दिया है, कोर्ट इसको कंपेल नहीं कर सकती कि आप लाजमी दें। तो उस सूरत में ए को हार्डशिप से बचाने के लिए कोर्ट बी की फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट ग्रांट नहीं करेगी, इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ नहीं देगी। क्योंकि अगर कोर्ट इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ देती है तो ए बाउंड हो जाएगा इसी की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से चीजें लेने के लिए, जो भी उसको दे नहीं रहा, तो इस सूरत में ए का बिजनेस सारा तबाह हो जाएगा। तो ए को हार्डशिप से बचाने के लिए कोर्ट बी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ नहीं देगी। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। द फॉलोइंग इज अ केस, यानी पहले हमने पैराग्राफ 1 पढ़ा, उसके बाद हमने 2 पढ़ा, अब पैराग्राफ 3 पढ़ रहे हैं। The following is a case in which the court may properly exercise the discretion to decree specific performance, where the plaintiff has done substantial acts or suffered losses in consequence of a contract capable of specific performance. अब यहाँ पे ये वो सिचुएशन है जहाँ पे कोर्ट को एक डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है। डिस्क्रिशनरी पावर तो ओवरऑल है, लेकिन ऊपर उसने कुछ इलस्ट्रेशंस के जरिए कोर्ट के लिए कुछ प्रिंसिपल इस्टेब्लिश किए हैं, कोर्ट को एक वे बताया है कि आपने इस तरह का अगर कोई छूट आया तो उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देनी है, इस तरह का कोई छूट आया तो उसमें आपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं देनी। अब वो कोर्ट से कह रहा है कि यहाँ पे आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है, आपने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करके, जुडिशियल प्रिंसिपल्स अप्लाई करके, इक्विटी के प्रिंसिपल्स अप्लाई करके यहाँ डिसाइड करना है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो वो इलस्ट्रेशन देखते हैं इसकी। A sells land to a railway company who contract to execute certain works for his convenience. A ने B के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, A ने किसी रेलवे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, A ने अपनी लैंड बेची रेलवे कंपनी को, who contract to execute certain works for his convenience, कि B जो रेलवे कंपनी है वो सर्टेन वर्क्स करेगी कन्वीनियंस के लिए, A के कन्वीनियंस के लिए। तो कंपनी टेक द लैंड, कंपनी ने लैंड ले ली एंड यूज इट फॉर द रेलवे, और उसको अपने रेलवे पर्पस के लिए यूज भी किया। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू एग्जीक्यूट द वर्क शुड बी डिक्रीड इन फेवर ऑफ ए। अब ए ने वो लैंड इसलिए दी थी कि उसके लिए वो रेलवे कंपनी सर्टेन वर्क्स करेगी जो उसके लिए कन्वीनियंस होंगे। अब बी ने वो रेलवे कंपनी ने वो जमीन तो ले ली, वो सर्टेन वर्क्स नहीं किए। अब ए अगर रेलवे कंपनी के खिलाफ सूट फाइल करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कि इसने मुझसे जमीन तो ले ली, लेकिन जो सर्टेन वर्क्स हमारे दरमियान तय हुए थे जो मेरी कन्वीनियंस के लिए थे वो तो इसने नहीं किए, तो यहाँ पे कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट को डिक्री कर देगी ए की फेवर में ही, क्योंकि उसका जो पर्पस था उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का वो फुलफिल नहीं हो रहा, वो अपने लिए कन्वीनियंस चाहता था, इसीलिए उसने जमीन बेची थी। तो यहाँ पे कोर्ट रेलवे कंपनी को कंपेल करेगी कि आप सर्टेन वर्क्स करें ताकि ए का जो लॉस हो रहा है उसको एक प्रॉपर रिलीफ मिल सके, ए को एक प्रॉपर रेमेडी मिल सके। ये बेसिकली आज का हमारा लेक्चर था, जहाँ पे कोर्ट को कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, कोर्ट को एक डायरेक्शन दी गई है कि किन सूरतों में आपने डिस्क्रिशनरी रिलीफ किस साइड किन की फेवर में यूज करना है और किन सूरतों में आपने किन की फेवर में डिस्क्रिशनरी रिलीफ यूज करना है। अब कुछ जजमेंट्स के प्रिंसिपल्स हैं, रीजनेबल एंड जुडिशियल प्रिंसिपल, यानी कोर्ट को जो भी डिक्री देगी वो रीजनेबल साउंड माइंडेड होनी चाहिए, स्पीकिंग होनी चाहिए, और वो जुडिशियल प्रिंसिपल जो हायर कोर्ट्स ने इस्टेब्लिश किए हैं, हेल्ड किए हैं, उनको फॉलो करते हुए कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन को यूज करेगी। ये जजमेंट्स में बताया गया। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी एंड नो एजम्पशन, मियर प्रिजम्पशन या एजम्पशन की बेस पे ही कोर्ट अपनी ये डिस्क्रिशनरी पावर यूज नहीं करेगी, बल्कि प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी और इक्विटेबल रिलीफ को और कंप्लीट जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन यूज करेगी। फेयरनेस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, इन सबको यूज करते हुए, इन सबको माइंड में रखते हुए, जुडिशियल माइंडसेट को अप्लाई करते हुए कोर्ट अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करेगी। अब मैं आपको हेड नोट पढ़ देता हूँ इन जजमेंट्स के, ताकि आप में से अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो लिख लें।
पहले PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट पेज 905 और 2020 SCMR पेज है 406। इनमें क्या बताया गया है कि the provisions of the section 22 of the specific leave act are also unambiguous, यानी इनमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ये अनएम्बिगियस है, क्लियर है, एंड क्लियर टू द इफेक्ट दैट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट इज नॉट आर्बिट्रेरी बट शुड साउंड एंड रीजनेबल एंड गाइडेड बाय द जुडिशियल प्रिंसिपल्स। दूसरी बात उसने क्या किया, such discretion of the court was not arbitrary but was based on sound and reasonable judicial principles। वही बात कि उसको साउंड माइंड इस्तेमाल करके रीजनेबिलिटी को देखते हुए डिस्क्रिशन यूज करनी चाहिए। अब हम नीचे आते हैं MLD 251। इसमें कोर्ट ने कहा है कि डिस्क्रिशनरी जुरिस्डिक्शन अंडर सेक्शन 22 ऑफ स्पेसिफिक लीव एक्ट conferred on courts has to be exercised judicially on recognized principles of equity and not on erroneous assumptions and presumptions। यानी कोर्ट को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, अपनी डिस्क्रिशनरी रिलीफ ग्रांट करते हुए एजम्पशन या प्रिजम्पशन पे बेस करने के बजाय इक्विटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए केस को डिसाइड करना चाहिए। उसके बाद हम लास्ट में फेयरनेस एंड इक्विटी वाले उस पर आते हैं। यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि rule of discretion in specific enforcement cases should not be arbitrarily applied, rather it should involve fairness and equity। Exercise of discretion cannot be arbitrary but sound and reasonable, वही बात, guided by judicial principles and in consonance with principles of justice, equity and good conscience। यानी इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हुए कोर्ट को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करनी चाहिए। ये आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हमारा सेक्शन 23 के हवाले से होगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।